નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુડ નાઇટ ગુજરાત સાથે હું છું પ્રતિપાલ સિંહ. સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથનો એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ આપણે જોઈશું. જ્ઞાન વાપી पर सीएम योगी ना बेबाक बोल, आओ सांभळिए. डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा. यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे. अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहां से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है. तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहां से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहां से बना करके वो अपना वहां पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे. आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे. ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके. आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है. पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है. उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है. इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहां पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है. इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए. इंडिया नहीं बोलना चाहिए. I.N.D. हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका. तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी. जनता तो पुराने करामातों को देख रही है. वह करामात यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने. टीएमसी का हो या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है. तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं. देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है. हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं. टीम बीजेपी, टीम एनडीए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं. सभी बीजेपी से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में. एनडीए ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है. सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है. उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले, उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले. किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से?
किसने रोका था? 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से। 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से इसको रोका किसने आजादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं। इन चीजों को भी तो इनको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए जब ये देश 1947 में आजाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आजादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में एक प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी। हर घर पे तिरंगा पहना करके, हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गांव में बना हुआ है, हमारे नगर में बना हुआ है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के इंसों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, यह उसी विरासत का सम्मान है जो कार्य आजाद भारत में 1947 में होना चाहिए था। लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति, कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार
पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन